बेसिकली इसके लीगल मैकेनिज्म और लीगल स्ट्रक्चर को इसको अंडरस्टैंड करेंगे फर्दर। इसको मैंने डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। आवाज़ आ रही है आप सबको? यस। जी जी। अच्छा, बेसिकली सीएनएसए के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे। द स्टैंड फॉर द एंटी नारकोटिक सब्सटेंस एक्ट 1997 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। ये उसने इनिशियल में जो भी प्रैक्टिसेस कर रहे होते हैं स्टूडेंट, तो ये बेसिकली ये केस ला इस तरह के केस आपको एज अ बेल के तौर पे, एज अ ट्रायल के तौर पे आपके पास ये केसेस आ जाते हैं। तो अगर हमने इस मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड करना है तो हमें मैक्सिमम भी तीन इसके लेजिस्लेटिव डायमेंशन है जिसको हमने बेसिकली अंडरस्टैंड करना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो इसके मैकेनिज्म और जो मेन लेजिस्लेटेड है वो सीएनएसए एक्ट आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, सीएनएसए रूल 2001 एंड द अदर एएनएफ का एक्ट आ गया। एएनएफ का एक्ट भी 1997 में ही आया है। तो एएनएफ जो एंटी नारकोटिक्स फोर्स होती है उसकी भी डोमेन में ये फॉल करते हैं। तो बेसिकली टू डायमेंशन में इनको डिवाइड किया गया हुआ सीएनएसए को फॉल में, कि पुलिस के तौर पे भी एज ए कार्रवाई हो सकती है इस पे, और एएनएफ भी अपनी कार्रवाई कर सकते हैं। कुछ लोग मुकदमा कुछ लोग मुतलका लोगों को पुलिस वाले पकड़ लेते हैं, तो उनकी जो ट्रायल होता है वो कन्वेंशन कोर्ट में ट्रायल होता है। तो अगर एएनएफ के थ्रू पकड़ा जाता है कोई भी सब्सटेंस को या किसी भी एक्यूज को, तो वो एएनएफ के कोर्ट्स में ट्रायल को चल लीगलाइज करते हैं। तो अभी रिसेंटली एएनएफ एक्ट, एएनएफ की बजाय इन्होंने एक न्यू डिपार्टमेंट इंट्रोड्यूस करवा दिया है, सीएनएफ पंजाब में। अब वो एप्लीकेबल होगा और एएनएफ को उन्होंने फेडरल लेवल पे कर दिया है। जो बड़े बड़े हमारे एयरपोर्ट्स वगैरह हो गए, वहाँ एएनएफ अब डील करेगी। अब बेसिकली सीएनएफ इंट्रोड्यूस करवाया है रिसेंटली इन्होंने डिपार्टमेंट 2025। अभी रिसेंटली इन्होंने एक नई डोमेन इनकी आ रही है। तो इनके सारे प्रोसीजर को फॉलो अप करेगी और इनकी जो कोर्ट्स होगी, स्पेशल कोर्ट्स भी इंट्रोड्यूस करवाई जाएगी। और फर्दर ये कि डिफरेंट कोर्ट्स में इनमें अभी वर्क नहीं किया जा रहा है। अभी इनके सारे मैकेनिज्म, अभी सारे प्रोसीजर ये हमारे ही कोर्ट्स में अभी अप्लाई हो रहे हैं। और फर्दर डेट ये कि स्टार्ट में अगर ट्रायल की, अगर हम बेल की बातें करें और जो इनिशियल स्टेप हम लीगल स्ट्रक्चर में अगर इसके जाएं, तो जो हमें रेगुलर बेसिस पे केस हमें आते हैं कि वो पुलिस की कार्रवाई के थ्रू उन्होंने मुलजिम को पकड़ा होता है, ठीक है, उसका चालान सबमिट होता है। तो आप उसकी कार्रवाई पुलिस देख सकते हैं स्पेशल कोर्ट्स के बजाय। इन कोर्ट्स में भी आप देखेंगे ना, तो काफ़ी सारी डोमेन है लेजिस्लेटेड, उनके पास पावर इन्होंने दी हुई है। और नेक्स्ट, इसका सीएनएसए एक्ट की बात कर लेते हैं। सीएनएसए एक्ट के जो स्टार्ट में जो है डेफिनेशंस का पोर्शन है, प्रिलिमिनरी पोर्शन है, उसमें डेफिनेशंस क्लास इन्होंने डिस्क्राइब की हुई है। स्टार्ट में इन्होंने सिर्फ डेफिनेशन नारकोटिक्स ड्रग्स के बारे में डिस्कशन की गई है कि कौन कौन सी नारकोटिक्स ड्रग्स होती है, कोकेन, हीरोइन, इन इन चीज़ों का इन्होंने जिक्र किया हुआ है। और जो हमारे पास आ जाता है इसके बाद सेक्शन, हम इसकी बात करते हैं आगे। सेक्शन की हम बात अगर करें, सेक्शन 4 जो है, सेक्शन 4 ये प्रोविजन ऑन द कल्टीवेशंस की बात कर रहा है। इसमें जितनी भी कास्ट वगैरह हम करते हैं प्रोविजन, उसको नाजायज़ करार कर दिया गया है। और प्रोविजन की जो पनिशमेंट है वो हम देखें तो वो हमें, हमारे पास पनिशमेंट इनकी आ जाती है 7 ईयर और फाइन बोथ, ये चीज़ें हैं इनमें। और जो बेसिकली अब हम मेन चीज़ जो अपनी स्टार्ट करनी है वो सेक्शन 6, 7 और 8 से, और आगे इनकी पनिशमेंट बताई गई। सेक्शन 6 डिस्क्राइब बयान करता है इसकी पोजेशन को, कोई भी नारकोटिक्स ड्रग्स या साइकोट्रोपिक सब्सटेंस या कंट्रोल ऑफ सब्सटेंस, इन चीज़ों में अगर आप देखें तो उसकी कोई पोजेशन, कोई सेल या कोई डिलीवर या कोई डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, सेक्शन 6 उससे हमारा डील करेगा।
और सेक्शन 7 इसकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट और ट्रांसपोर्ट्स के लिहाज से डील करता है। और सेक्शन 8 जो है इनकी ट्रैफिकिंग एट अटेम्प्ट और आर्म्स फोर्सेज या फोर्सफुली एप्लीकेशंस के लिहाज से इसको डील करता है। और इसकी जो पनिशमेंट है वो सेक्शन 9 में डिस्क्राइब की हुई है। बेसिकली जो कंसेप्ट 9A 9B 9C जो है वो यहाँ से डिस्क्राइब होता है। तो जो सेक्शन 9 में जो हमारे पास है माइनर क्वांटिटी की नारकोटिक्स ड्रग्स सब्सटेंस, कंट्रोल ऑफ सब्सटेंस या साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस में कोई भी आपको इसमें फॉल करें तो वो 9A की क्वांटिटी को मेजर करके आप अगर 0 to 100 ग्राम में आपके पास इन सब्सटेंस, तीन सब्सटेंस में नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एंड कंट्रोल ऑफ सब्सटेंस, तो ये जो तीन चीज़ों में अगर क्वांटिटी आपको रिसीव होती है 0 to 100, तो उसकी जो पनिशमेंट डिस्क्राइब की गई है वो 2 ईयर और फाइन भी है। तो जो 9B का है, हम बात कर लेते हैं। 9B में 100 ग्राम से 1 kg तक जितनी भी क्वांटिटी है तो वो 7 ईयर उसकी पनिशमेंट है और बहुत फाइन के साथ। मोर जो है 9C जो मेन चीज़ है, 9C में अगर मोर देन 1 kg से एक्सटेंड करती है आपके पास नारकोटिक्स ड्रग्स को, मतलब कोकेन, हेरोइन, चरस, अफीम, ये चीज़ें अगर आपकी इस ग्राम से अबव जाती है, या अगर साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस में कोई चीज़ आपके पास आ गई है, कंट्रोल ऑफ सब्सटेंस में अगर कोई चीज़ आपके पास आ गई, उसकी मिनिमम पनिशमेंट 14 ईयर है। ठीक है, और लाइफ इम्प्रिजनमेंट और मैक्सिमम पनिशमेंट डेथ पेनल्टी। इसकी एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन में मोर 100 या मोर 10 kg जो पनिशमेंट होती है उसकी मिनिमम पनिशमेंट है 10 लाइफ इम्प्रिजनमेंट और मैक्सिमम आप डेथ पेनल्टी कंसीडर के करते हैं। फाइनली इसकी जो क्वांटिटी और क्वालिटी जो होती है सब्सटेंस की वो मेजर की जाती है वेट्स। तो वेट पे मेजर करते हैं। ये प्रोसीजर जितना भी है ये हम यूज़ करते थे 9C 9A 9B 9C में ये फॉल करते थे। तो ये इसी सब्सटेंस के मुताबिक जब एक पर्सन है, फॉर इंस्टांस के हम बात कर लेते हैं, एक आदमी है उसके पास 5 kg चरस बरामद होती है। ठीक है, और एक आदमी है उसके पास 10 kg चरस बरामद होती थी। तो उसको स्टार्ट में इनिशियली इक्वल ही पनिशमेंट दी जा रही होती थी, 14 ईयर उसकी पनिशमेंट देती थी। बट द सेटल ऑफ फेसिंग द ह्यूज इश्यूज, तो एक हाई कोर्ट ने, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने एक बेंच कॉन्स्टिट्यूट किया है। उसमें एक बहुत ज़बरदस्त और बड़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट है जो बेसिकली एक न्यू चीज़ को इंट्रोड्यूस करवाती है, सब्सटेंस एक्ट को। सब्सटेंस पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करवाया गया है, एक जजमेंट है गुलाम मुर्तज़ा वर्सेस द स्टेट। इसमें इस साइटेशन में आपको बता दूं PLD 2009 लाहौर 362। और गुलाम मुर्तज़ा वर्सेस द स्टेट है, जस्टिस आज़फ सईद खोसा साहब की जजमेंट है। इसमें इन्होंने न्यू सेंटेंस पॉलिसीज को इंट्रोड्यूस करवाया था जिसकी बेसिक पे हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और एज वेल एज ट्रायल कोर्ट, तो ये इसी सेंटेंसेस पॉलिसी की बेस पे इनको मेजर करके पनिशमेंट दी जा रही थी। इस सेंटेंसेस पॉलिसीज में इन्होंने दो से तीन चीज़ें इंट्रोड्यूस करवा दी थी। नेम ऑफ नारकोटिक्स को मेंशन अलहदा करवा दिया था, एंड सेकंड वन क्वांटिटी और पनिशमेंट को इन्होंने सेपरेटली हर चीज़ों को एलेबोरेट किया है। सेपरेटली ये चीज़ों को एलेबोरेट किया इस सेंटेंसेस पॉलिसी से। ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी इसी पॉलिसी को फॉलो अप करके सेंटेंसेस को, केसेस को इसीलिए मेजर करके पनिशमेंट देती होती थी। इसमें एक और कंसेप्ट के बारे में बताता चलूँ कि सम केसेस में आपको डेविएशन ऑफ सम सेंटेंसेस पॉलिसी भी देखने को मिलेगी। डेविएशंस ऑफ सेंटेंसेस पॉलिसी जो है वो एक केस में आपको बता देता, मुजाहिद नसीम लोधी केस है।
इसमें साइटेशन देख लीजिएगा इसकी, PLD 2017 SC 671, ये साइटेशन है। इसमें इन्होंने डेविएशन फॉर द सेंटेंसेस पॉलिसी को एक कंसेप्ट था कि कोई भी जज क्या किसी बेसिक पे बेस पे ऑफेंडर को कोई पनिशमेंट कम दे सकता है। अगर किसी की 3 साल 1 दिन 4 4 दिन 5 दिन ऊपर बन रही तो उसको एक मैक्सिमम 3 ईयर पनिशमेंट दी जाएगी। एक बेसिकली अगर हम CNSA के सेक्शन हम 19 को देखें, उसमें ये था कि जिस एक पर्सन है, एक ऑफेंडर है, एक यूज है, जब उसको एक सेंटेंसेस सुना दी जाती थी कि 3 साल से ज़्यादा अगर उसको सजा दी जा रही थी तो उसकी जितने भी माल मुकदमे की प्रॉपर्टीज होती थी उसको जब्त कर लिया जाता होता था। तो इसी वजह से इन चीज़ों से बचने की वजह उन्होंने 3 साल एक मिनिमम एक स्टैंडर्ड सेट कर लिया था कि यहाँ तक कि अगर ज़्यादा पनिशमेंट बन रही होती तो डेविएशन उसकी कर देते होते थे। जजेस को राइट दे दिया गया था कि आप ये कर सकते थे। और ये जो राइट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट थी PLD 2017 SC 671 में, इन्होंने ये दिया था राइट में कि आप ट्रायल कोर्ट अपनी अपहोल्ड करके इसको डेविएट कर सकती है। तो फर्दर डेट अगर यही ये प्रोसीजर चलता रहा था टिल द डिफरेंट अमेंडमेंट, इसकी फिर सेंटेंसेस पॉलिसी सारी इसी के मुताबिक चल रही थी। फिर 2022 में अमेंडमेंट एक इंट्रोड्यूस न्यू अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस करवाई कि उसमें सिमेट्रिकली न्यू ड्रग्स का जिक्र किया गया हुआ है। न्यू ड्रग्स इंट्रोड्यूस करवाई गई थी। और सेक्शन 9A 9B और 9C को लेके एक न्यू इन्होंने सेंटेंसेस पॉलिसी को एक लॉ में कन्वर्ट कर दिया गया था। उस लॉ में कन्वर्ट करके इन्होंने प्रॉपर एक पैटर्न में चीज़ों को लेकर आ गए थे। प्रॉपर एक पैटर्न में एक ब्लॉक शेप में आपको एक पूरा सेटल सारा लॉ मिल जाता होता था कि आप उसको जोन सी सब्सटेंस होती थी आप उसको डिफरेंट जगह पे आप देख के पनिशमेंट देख लेते हैं। इन्होंने 3 चीज़ों को बड़े अच्छे से एलेबोरेट किया था। नारकोटिक्स ड्रग्स ऑफेंस विद रिलेटेड टू द क्वांटिटी ऑफ नारकोटिक्स ड्रग्स। नारकोटिक्स ड्रग्स में सेम वही कि उसका नेम, ड्रग्स का क्वांटिटी और उसकी पनिशमेंट। फर्दर दैट साइकोट्रोपिक सब्सटेंस की बात करें तो ऑफेंस विद रिगार्डिंग दो क्वांटिटी ऑफ साइकोट्रोपिक सब्सटेंस। कंट्रोल ऑफ सब्सटेंस भी इन्होंने फर्दर इसको एलेबोरेट सेपरेटली इनको एलेबोरेट कर दिया था। नेक्स्ट अगर हम इसके प्रोसीजर फर्दर डैट अगर हम इन चीज़ों को देखें, ये सारी डोमेन थी क्योंकि CNSA एक सेटल लॉ है। तो इसका प्रोसीजर जो एप्लीकेबल होता है, इसके रूल है। और फर्दर के मतलब ये तो 2 एक्ट है जो हमें इसको इन केसेस को जितना भी अंडरस्टैंड करना होगा तो हम इन दोनों को चीज़ों को पैरेलल देख के चल सकते हैं आगे। फर्दर अगर हम इसकी अमेंडमेंट में 2 से 3 चीज़ें और इंट्रोड्यूस करवाई गई थी कि 9 जितने भी 9 नारकोटिक्स को CNSC के हो गए आपके पास केसेस, उनमें सेक्शन 9A1 उनमें नो प्रोविशन ऑफ एनी सेंटेंसेस, कोई भी आपको सेंटेंसेस में रिलीफ नहीं दिया जा सकता था। इसमें कुछ आगे कंडीशन है जिस सेंटेंसेस में आपको रिलीफ दिया जा सकता है। फॉर इंस्टांस अगर हम देख लेते हैं लॉ में कुछ मुस्लिम को कन्वेंशन हो जाती है और रिमीशन उनको मिल जाती होती है। बट इन द केस अगर अगर एक बंदे को 1 साल सजा हुई है, ठीक है, 6 7 मंथ उसको जेल हो जाए तो कन्विक्ट रहा रहे तो उसको बाकी 3 से 4 मंथ रिमीशन मिल जाती है। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो इन्होंने अमेंडमेंट में इंट्रोड्यूस करवाया था कि इन केसेस में रिमीशन मिलना बहुत मुश्किल है। रेमिशन के साथ साथ इनके पैरोल्स और प्रोविशन पैरोल्स का भी बहुत जिक्र किया हुआ है, जिसमें कोई भी आपको पैरोल्स वगैरह का कोई भी कंसेप्ट नहीं है। और जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट की बात करें, इनकी जो मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी जाती थी वो 25 को मेंशन कर दिया गया था कि 25 साल से ज़्यादा आपको इसमें सज़ा नहीं दी जा सकती। बाकी वो डिफरेंट सर्कमस्टांसेस अभी कुछ भी है, अभी ऐसे ड्रग्स और भी है जिन पे इन पे आपको सजाए मौत भी दी जाती है, डेथ सेंटेंस भी आपको प्रोनाउंस होती है इसमें। तो जिस तरह क्वांटिटी बढ़ेगी, क्वांटिटी मेजर करेगी, उस हिसाब के उस बेसिक पे चीज़ें
आपके पास देखने को मिलेगी। तो ये दो से तीन दो लेजिस्लेटेड है जो हमारे सामने है, सीएनएसए का एक एक्ट है और एक रूल है। बाकी आप जैसे ही आपके पास इनिशियल स्टेट में आपके पास केसेस आएंगे चर्च के, कोकेन के, हीरोइन के, साइकोट्रॉपिक्स सब्सटेंस के, तो उस हिसाब से आप 2022 के अमेंडमेंट को देख के आप अपने ग्राम को फॉल करके उसकी अमाउंट, उसकी पनिशमेंट को आप वेरी कर सकते हैं। और पनिशमेंट में स्टार्ट में यही है कि 0 to 99 100 तक ग्राम तक जाएगी। 3 to 6 मंथ से लेके 3 मंथ तक पनिशमेंट होती है। अगर जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ेगी पनिशमेंट भी साथ साथ उसकी इंक्रीज होती जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर हम भंग की पनिशमेंट देख लेते हैं, तो अगर वो 100 तक रहेगी तो 6 मंथ से 3 ईयर तक फॉल करेगी, साथ साथ उनको फाइन भी लगेगा। और नेक्स्ट अगर क्वांटिटी बढ़ेगी तो उसमें 7 ईयर, 3 ईयर पनिशमेंट मिनिमम और मैक्सिमम 7 ईयर। नेक्स्ट अगर और क्वांटिटी बढ़ेगी 7 ईयर से लेकर 14 ईयर तक उसमें चीज़ों को इंक्रीज होएगा। लास्ट में अगर क्वांटिटी बहुत एक्सटेंड लेवल पे पहुंच जाएगी तो 14 ईयर्स टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट मेंशन कर दीजिएगा। जो भी आपके पास केसेस आएंगे इस टेबल के रिलेटेड, आप उस चीज़ को एवेलुएट करके आप उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अच्छा, अगर अब नेक्स्ट अगर हम इसके कंसेप्ट, ये एक बेसिक कंसेप्ट है सीएनएसए के जो आपको मतलब कि 4 5 6 सेक्शन ही है जिन पे आपको ग्रिप होना अच्छी ज़रूरत है। मेन सेक्शन जो होता है 9 सीएनएसए का, वो सेक्शन 9 ही होता है। उसमें आप सब्सटेंस को देख लेते हैं और सब्सटेंस हमारे कहाँ फॉल कर रहे हैं। ड्रग्स कोई है, नारकोटिक्स ड्रग्स है, ठीक है, वो फर्स्ट आपको सब्सटेंस में आप फॉल देख सकते हैं। कोई साइकोट्रोपिक्स सब्सटेंस है, वो देख लेंगे कि कौन कौन से साइकोट्रोपिक सब्सटेंस है, कितनी क्वांटिटी है, क्या चीज़ है। इसी तरह कंट्रोल ऑफ सब्सटेंस की बात करेंगे तो वो भी फर्दर इसी तरह कंट्रोल ऑफ सब्सटेंस, जो फर्दर कोई चीज़ें इनसे मैन्युफैक्चर की गई हुई तो उसको हम इसमें देख सकते हैं। अ, अब नेक्स्ट अगर हम इसका मैकेनिज्म जो हम ट्रायल में फॉलो कर रहे हैं तो उसकी बात कर लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो भी हम मैकेनिज्म और लीगल स्ट्रक्चर जो हम फॉलो कर रहे होते हैं कोर्ट्स में सीएनएस से रिलेटेड, उसमें ये होता है कि एक एफआईआर लॉन्च होने से बहुत बिफोर पहले एक एफआईआर इसमें ऐसी होती है कि अगर आपने एक एफआईआर को रीड कर लिया, मीनिंग बाय डे आपने सारी इसकी एफआईआर आपने रीड कर ली, एक ही सिमेट्रिक में फॉलो करके ना, ये सारे एक ही एफआईआर लॉन्च कर रहे होते हैं। उस लॉन्चिंग में कैसे होता है, क्या सीन होता है उसमें मैं आपको बता देता हूँ कि मुखबिर खास हमें एक रिपोर्ट दे रहा है, एक खबर देता है मुखबिर खास के फलां फलां मुसलमी बंदा है, ठीक है, वो मंशियात का कारोबार करता है। मंशियात का कारोबार वो कर रहा है, उसके वो आज फलां जगह पे, फलां चौक पे, फलां जगह पे अपने मंशियात के बिजनेस को एक मतलब फैला रहा है, कुछ चीज़ दे रहा है, किसी से लेन देन कर रहा है और इसकी ट्रांसपोर्ट कर रहा है, तो उसके पास इस टाइम पोजेशन है, ठीक है। ये अगर मौके पे हम इसको रेड की जाए तो हम उसको पकड़ सकते हैं। ये इसकी एक एफआईआर होती है। आप जितनी भी एफआईआर देखोगे एक ही सिमेट्रिक फॉर्म में, एक ही पैरेलल फॉर्म में होती है। अच्छा, फिर एक और चीज़ इसमें बड़ी मजे की होती है, आप एफआईआर पढ़ेंगे ना, उसमें ये होता है कि उसके पास राइट हैंड में, दाएं हाथ पे नीले कलर का शॉपर होता है। अगर आपने नारकोटिक्स की एफआईआर पढ़ी होगी तो सब में ही नीले नीले कलर के शॉपर का जिक्र, बड़ा एक हाईलाइटेड जिक्र होता है कि बस हर बंदा यही कह रहा होता है जो भी एफआईआर लॉन्च होती है उसमें भी, तो उसमें नीले कलर का एक शॉपर होता है। ये एक सिमेट्रिक है जो मैंने आपको बताई, एफआईआर पढ़ेंगे तो सारी सेम इसी इसी तरह से सारी सिमेट्रिक होती है। अच्छा, अब एफआईआर लॉन्च होने से पहले कुछ मुखबिर खास ने रिपोर्ट दे दी, फलान जगह पे बंदा है, हम उसको रेड करें तो हम पकड़ लेते हैं। अच्छा, कुछ तो ये प्रोसीजर इख्तियार करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि सडनली कोई किसी जगह पे रेड होती है तो वो देख लेते हैं, उनसे इस तरह के चरस वगैरह या कोकेन वगैरह या हीरोइन वगैरह बरामद होती है। तो एक तो ये कंसेप्ट होता है, लेकिन बेसिकली जो आप 99% देखें थे तो वो इसी तरह मुखबिर खास उनको रिपोर्ट दे रहा है, फलान जगह पे बंदा मंशियात को सेल कर रहे हैं, अगर हम रेड की जाए तो उसको हम पकड़ सकते हैं। तो ये एक सिमेट्रिक में फॉलो कर रहा था। अच्छा, जब उनके पास खबर आती है, ठीक है, ऑन द ड्यूटी ऑफ, जहाँ भी जो भी अफसर होते हैं वो उस चीज़ को देखते हैं कि चले जाते हैं उनके साथ काफ़ी सारे मतलब कि एक कांस्टेबल हो गया, ठीक है, 2 3 और पुलिस वालों के रैंकिंग के हिसाब से एएसआई हो गया, सब इंस्पेक्टर हो गया, ठीक है, तो वो होते हैं। अगर वो जाते हैं वो देखते हैं तो उसमें कुछ
तीन चार पॉइंट मैंने इसमें मेंशन किए गए। सबसे पहले जब आप पकड़ लेते हैं बंदे को, उसमें ये होता है कि आप सबसे पहले उसको अपने जब्त करते हैं। उसकी क्वांटिटी की एक्यूरेटली प्रॉपर्टी ऑफ सीज जो करते हैं, आप क्वांटिटी को सबसे पहले मेजर कर रहे होते हैं उस टाइम। ये मेजर करने के बाद आप उस एट दिस टाइम जो प्रोसीजर हम इख्तियार करते हैं कि बंदे को हमने पकड़ लिया है। ठीक है, पकड़ने के बाद हम उस जो प्रोडक्ट जो सब्सटेंस हमसे उससे हमने बरामद किया है, वो देख लेते होते कौन सा है। हीरोइन है, नार्क हीरोइन है, या कोकेन है, कोई भी प्रोडक्ट्स या कोई भी सब्सटेंस, ड्रग सब्सटेंस देख लेते हैं जो भी उनके पास होती है। एलएसडी है, कोकेन है, हेरोइन है, ये देख लेते हैं। इसकी सबसे पहले हम एक्यूरेट वेट को मेजर कर लेते थे, वेट कितना है। वेट के बाद देख लेते होते हैं इनको सेपरेटली, प्रॉपर सील पार्सल इनके तैयार कर लेते होते हैं। एट दिस टाइम, प्रेजेंट टाइम, ये चीज़ें हम कर रहे होते हैं। Properly prepare the separate and the sealing the parcel for the seized parcel करते हैं रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सैंपल बनाने की खातिर। इसको पार्सल कर लेते होते हैं, जो भी हमने मौके पे चीज़ों को पकड़ा होता है, जो भी हमने मटेरियल सब्सटेंस को हमने पकड़ा होता है, क्यूज को भी पकड़ा होता है। अच्छा, ये इसके बाद जब हम इस मौके पे बंदे को पकड़ लेते हैं, ठीक है, वो हमने वेट कर लिया। वेट करने के बाद सेपरेशन ऑफ सैंपल पार्सल को सेपरेट कर लेते होते हैं। उसमें एक लैंड रिप्रेजेंटेड सैंपल में एक लैंडमार्क जजमेंट है। लैंडमार्क जजमेंट की अगर हम बात करेंगे, अमीर जेब केस है। तो PLD 2012 SC 380 जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सैंपल्स के बारे में बात करते हैं, हम इसकी डिटेल में आगे बात कर लेंगे। अच्छा, ये सैंपल आपने बना लिए उन प्रोडक्ट्स के, जो भी सब्सटेंस हमने उनसे बरामद किए। अच्छा, सब्सटेंस को सैंपल बनाने के बाद हम उनके सील पार्सल तैयार करते हैं। सील पार्सल तैयार करके स्टैंप लगाते हैं। स्टैंप लगाने के बाद हम रिकवरी प्रिपेयर करते हैं रिकवरी मेमो को। एट दिस टाइम हम रिकवरी मेमो को प्रिपेयर करते हैं। ये इंस्टेंस उस टाइम हो रहा होता है, ये चीज़ें आप कर रहे होते हैं। जो एक लीगल मैकेनिज्म है इसका, ओवरव्यू कोर्ट में ऐसा चलता नहीं है, पुलिस वाले ऐसे करते नहीं है, लेकिन एक लीगल मैकेनिज्म है जिस पे आप आगे जाके अपनी बेल को चैलेंज करवा सकते हैं। और फर्दर डेट आगे जाके आप अपने ट्रायल पे आपको ये हेल्प आउट की करते हैं। लीगल मैकेनिज्म ही आपको आगे जाके इस ट्रायल पे हेल्प आउट करेगा, और बेल के लिहाज से आपको ये हेल्प करेगा। अच्छा, इसमें फर्स्ट में हमने वेट कर लिया, पार्सल को हमने सेपरेट कर लिया। थर्ड में हमने उस सब सील के पार्सल को स्टैंप लगा दिए। और सम केसेस में ऐसे होता है कि आपके कांस्टेबल के उस टाइम, जो भी कांस्टेबल से ऊपर रैंकिंग वाला होता है, उस पे आपके स्टैंप भी लगी होती है। स्टैंप के साथ उस अफसर का नाम भी मेंशन होता है। फिर आपने प्रिपरेशन ऑफ रिकवरी मेमो कर लेते होते हैं। रिकवरी मेमो के लिए आपको एटलीस्ट 2 विटनेसेस की ज़रूरत होती है। बेसिकली अगर हम विटनेसेस की बात करें, जो इसमें गवाह होते हैं वो सारे के सारे सरकारी गवाह ही इसमें होते हैं। पुलिस वालों की तरफ से ही सारे ही गवाह तैयार हो रहे होते हैं। मतलब कि सेक्शन है इनका, भाग 121 है या 25, उससे वो डील करता है कि आप ने जितने भी सैंपल विटनेसेस को, सॉरी, जितने भी आपने विटनेसेस आपने एट दिस टाइम हो गए, वो आप अपने प्राइवेट नहीं कर सकते हैं। प्राइवेट भी हो जाए तो ज़्यादा बेस्ट है, लेकिन होते नहीं हैं इन केसेस में। मोस्टली बहुत कम केसेस, रियल केसेस आप देखोगे, कोई सेपरेटली कोई कमर्शियल जगह पे कोई इस तरह का फेंस हुआ हुआ होता है तो वो पकड़ लेते हैं, तो वो कोई बंदे। लेकिन CNSA का जो सेक्शन 25 वो बेसिकली डील करता है कि जो पुलिस विटनेसेस है वो भी एक इत्मीनान विटनेसेस समझा जाता है इन केसेस में, और होते भी सारे इन्हीं के गवाह होते हैं। कि कांस्टेबल से लेके IO तक सारे के सारे वैलिड इन्हीं के विटनेसेस आते होते हैं कोर्ट में, है ना। तो प्रिपरेशन ऑफ रिकवरी मेमो की बात करते हैं। इसके बाद फर्दर आप प्रिपेयर करते हैं कंप्लेन। एट दिस टाइम हम प्रिपेयर करते हैं कंप्लेंट को। कंप्लेंट मतलब कि उस टाइम हम इस्तगासा लिखते हैं। इस्तगासा लिखने के बाद, एक
रेटिंग पार्टी जो हमने बनाई हुई है उस टाइम तो तश्कील हुई थी कि इस तरह जगह पे फलाना जगह पे हम रेट कर रहे हैं, तो उसके लिए रेटिंग पार्टी निकल गई। उस पार्टी से ये नहीं कि वो मौके पे सारे ही बंदे इस्तगासा के बाद वो थाने में जाए, पुलिस स्टेशन में जाए और वहां जाके इसकी एफआईआर लॉन्च करवाएं, वो नहीं कर सकते। ठीक है, उसमें से एक कांस्टेबल को भेज सकता है कि जाके आप इस्तगासा थाने में जमा करवा के एफआईआर लॉन्च करो। ये प्री स्टेप होते हैं एफआईआर से, प्री लॉन्चिंग ऑफ स्टेप ऑफ एफआईआर। एफआईआर से पहले पहले जो स्टेप हम इनको डिटरमिन करते हैं वो ये सारे स्टेप हैं। अच्छा, अब जो एफआईआर की बात कर लेते हैं, फर्स्ट इंस्टेंस इंफॉर्मेशन। ये भी बेसिकली टू डोमेन के पास फॉल करती है। टू डोमेन टू लेजिस्लेशन जो है वो दर्ज कर सकती है। वन इज पुलिस ऑफिसर, सेकंड वन इज एएनएफ, एंटी नार्कोटिक फोर्स। अगर एंटी नार्कोटिक फोर्स ने पकड़ा हुआ तो वो अपने हिसाब से उस चीज़ को ट्रायल करेगी। अगर कोई पुलिस वालों ने पकड़ लिया है तो वो अपने हिसाब से इस प्रोसीजर के हिसाब से करेंगे, क्योंकि ये कंप्रिहेंसिव एक लॉ है। तो कंप्रिहेंसिव के साथ सब्सटेंटिव लॉ है और स्पेशल लॉ है। इसमें प्रोसीजर भी सब डिस्क्राइब किया गया है। प्रोसीजर है जिसमें डिस्क्राइब किया गया है। इनके रूल्स 2001 को अगर आप अंडरस्टैंड करोगे, उसमें इन्होंने प्रोसीजर डिस्क्राइब किया गया है। ये सारे प्रोसीजर एट दिस टाइम जो डील करता है वो सेक्शन 4 बताता है। सेक्शन 4 ऑफ सीएनएस गवर्नमेंट एनालिटिक जो 2001 है, वो बताता है एट द प्लेस ऑफ अकरेंस आपने किस किस तरह से प्रोसीडिंग करनी होती है, किस किस तरह से आप चीज़ों को कोलैप करके अपने पोजेशन में लेकर आते हैं। रिकवरी ऑफ प्रिपरेशन, प्रिपेयर ऑफ द रिकवरी मेमो होगी, प्रिपेयर ऑफ द कंप्लेंट होगी। कंप्लेंट के बाद इस्तिगासा वहाँ लिखेंगे, लिखने के बाद एक रेटिंग पार्टी से एक बंदा भेजा जाएगा थाने। थाने भेजा जाएगा, उससे वो जनरेट करवाएगा, वो लॉन्चिंग करवाएगा एफआईआर को। एफआईआर लॉन्च हो जाएगी उसकी। एफआईआर लॉन्च होने के बाद जो आफ्टर द एफआईआर लॉन्चिंग के बाद स्टेप जो होते हैं उसमें ये होता है कि सिंपल से, क्योंकि बेसिकली इनकी ब्रांचेस डिफरेंट होती है इन्वेस्टिगेशंस के लिए, और रैंकिंग के ऑफिसर इन्वेस्टिगेट करेंगे। इन्वेस्टिगेशन ब्रांच और पुलिस स्टेशन जो भी होती है वो आईओ अपॉइंट कर देंगी। अब जितनी भी कार्रवाई है वो सारी आईओ के थ्रू हो जाएगी। आईओ के जब एफआईआर लॉन्च हो जाएगी, ठीक है, वो उस टाइम अपनी एफआईआर नंबर नहीं लिखेगा। वो प्लेस ऑफ अकरेंस पे जाएगा। प्लेस ऑफ अकरेंस पे जाने के बाद वो 3 से 4 चीज़ें और लिखेगा। बेसिकली ये ट्रायल सेम वही होता है। एफआईआर लॉन्च होती है हमारे अंडर सेक्शन सीआरपीसी 154 के थ्रू। इसमें भी सेम वही 154 के थ्रू एफआईआर लॉन्च हो जाएगी। एफआईआर लॉन्च होने के बाद आईओ पॉइंट हो जाएगा। आईओ पॉइंट होने के बाद एट प्लेस ऑफ अकरेंस पे आईओ जाएगा। आईओ जाने के बाद वो कुछ चीज़ें प्रिपेयर करेगा। उसमें नक्शा मौका वो देखेगा, जहाँ वो कुआ देखेगा, ठीक है, और नक्शा मौका बनवाएगा। इंस्पेक्शन ऑफ द साइट बाय द आईओ, आईओ खुद इस साइट की इंस्पेक्शन करेगा। और कंप्लीट द कैप्शन ऑफ द रिकवरी मेमो, नक्शा मौका बनाएगा करके, और ड्राफ्ट ऑफ साइड ऑफ द प्लान, जहाँ वो कुआ का सारा ड्राफ्ट बनाएगा एट दिस टाइम। और फर्दर रिकॉर्ड करेगा उस टाइम जो जो पुलिस के रैंकिंग के हिसाब से जो उस टाइम रेटिंग पार्टिंग तश्कील दी गई, वो 161 के बयान लेगा उस टाइम। ठीक है, रिकवरी करेगा, रिसीव करेगा एक्यूज को, और अलोंग विद द केस प्रॉपर्टी। केस प्रॉपर्टी कौन सी हो जाएगी? अच्छा, केस प्रॉपर्टी में एक से दो चीज़ें मैं आपको एलेबरेट कर देता हूँ। केस प्रॉपर्टी में वो गाड़ी में काम कर रहा हो, उसकी गाड़ी जब्त हो जाएगी। फॉर एग्जांपल सम केसेस में आप ये होते हैं कि सर, आप, जी जी, सर मुबशर, एम आई ऑडिबल? जी जी, जी सर, एक्चुअली हमारी मीटिंग 2 मिनट्स में एंड हो जाएगी, तो ये हमने कंटिन्यू करनी है, तो फिर मैं न्यू लिंक शेयर कर दूंगी, आप मुझे काइंडली कंफर्म कर दें। देख लें जैसे आपको करनी है तो कर लें, आप, कोई इशू नहीं। क्योंकि ओके, अभी मुझे प्रेजेंटेशन और कितना टाइम है प्रेजेंटेशन का? मैक्सिमम ये हम अपने ट्रायल को ख़त्म कर देंगे, कंक्लूड कर देंगे नेक्स्ट। ओके सर, जी जी। ठीक है, इसके आप बाद आप, कंटिन्यू करें। जी जी,
ये एफआईआर लॉन्च होने के बाद फर्दर रिकवरी मेमो इनके बनाने के बाद 160 के बयान हो जाएंगे। बयान होने के बाद पार्सल तैयार हो जाएंगे। पार्सल के बाद ये सारा प्रोसीजर इख्तियार कर रहे होंगे। नेक्स्ट इसमें ये होता है कि आफ्टर मतलब सब सब चीज़ें कंक्लूड करके पुलिस स्टेशन में आईओ आ जाएगा। ठीक, कंप्लेनेंट जो कंप्लेनेंट उस टाइम मेन होगा। कंप्लेनेंट में एक चीज़ याद रखिएगा, जो भी स्केल होगा कांस्टेबल से ऊपर वाला स्केल वाला मेंबर ही इस चीज़ को प्रोसिक्यूट कर सकता है। उस स्केल से नीचे वाला तो बिल्कुल नहीं कर सकता। और एफआईआर में कांस्टेबल से ऊपर ही कंप्लेनेंट होता है। एएसआई हो जाएगा या आईओ खुद भी हो सकता है। अच्छा, फर्दर ये होता है कि आईओ और कंप्लेनेंट आता है। ठीक है, वो एक्यूज को साथ और रिकवरी प्रॉपर्टी होते हैं वो अपनी माल मुकदमे में जमा करवा देते हैं। माल मुकदमे में जमा कराता है, उसमें चीज़ें उस टाइम जाए वकुआ से जो जाए वकुआ से जो भी चीज़ें इंस्ट्रक्ट करते हैं उसको वो माल मुकदमे में दर्ज करवाना ज़रूरी आता है। अच्छा, ये जितनी भी आपने या एक्यूज को, रिकवरी को, और जितनी भी चीज़ें होती है वो, सॉरी वो नोटिफिकेशन आया था इसमें। जितनी भी प्रोडक्ट्स सब्सटेंस एक्यूज को और सब्सटेंस जितने भी होते हैं सबको माल मुकदमे में जमा करवाया जाता है। माल मुकदमे में जमा करवाने का प्रोसीजर ये होता है कि आईओ और कंप्लेनेंट हैंड ओवर द एक्यूज एंड द केस प्रॉपर्टी टू द मुहर्र एज वेल एज रिकवरी मेमो। कन्फाइंड तो मुहर्र क्या करता है, कन्फाइंड कर देता है, एक्यूज को लॉकअप में डाल देता है। अब एट दिस टाइम जितनी भी रिकवरी आईओ ने की होती है वो रिसीव करता है मुहर्रर। अब कुछ मुहर्रर की इसमें ड्यूटी होती है जो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। मुहर्रर की ड्यूटी होती है कि वो रिसीव करता है अपनी किस प्रॉपर्टी को और इंटर करता है। अब ये तीन चार चीज़ें हैं, ये बड़ी आके आपको इसमें क्रॉस में, स्पेशली आपको क्रॉस में ट्रायल में बहुत हेल्पफुल होगी कि ये चीज़ें रिसीव करता है। केस प्रॉपर्टी मुहर्रर रिसीव करता है। ठीक है, उसके बाद इंटर इसमें करता है अपनी रजिस्टर नंबर 19। रजिस्टर नंबर 19 में जितनी भी माल मुकदमे की चीज़ें होती हैं, ईच एंड एवरीथिंग इन एंड आउटपुट जितनी भी चीज़ें होती है वो उस चीज़ में ऐड करता है इसको। उसके बाद रोज नामचे में रोज नामचे में उनकी रवानगी और अराइवल और डिपार्चर को मेंशन करता है। रोज नामचे का जो रजिस्टर होता है वो रजिस्टर नंबर 2 होता है। जितनी भी इंट्रीज होती है डिपार्चर की और अराइवल की, राइटिंग पार्टी और पुलिस की, वो सब इंटर करता है। साथ आईओ की भी करता है। फर्दर के इसके बाद वो इशू करता है रोड मैप। रोड मैप का क्या कंसेप्ट होता है, उसमें ये होता है कि जैसे ही उसने रिकवरी लेकर आया, पार्सल लेकर आया, मंच जो भी उसके पास चरस के पार्सल होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पार्सल वो लेकर आएगा। ठीक है, वो एक एक पार्सल को अपने, एक एक पार्सल का डिफरेंट डिफरेंट पार्सल का वो उसमें ड्राफ्ट में तैयार करके उसको एक रोड मैप इशू करेगा। रोड मैप क्यों इशू किया जाता है? बेसिकली वो इसलिए किया जाता है कि इसका फर्दर पीएफएसए के थ्रू एग्जामिन किया जाए, करवाया जाए। पीएफएसए के एग्जामिन करवाने की वजह से हम रोड मैप मेंशन करते हैं। रोड मैप मेंशन करने के बाद आपको सम मीनिंग बाय ये कि रोड मैप आप रजिस्टर नंबर 21 के थ्रू करते हैं। पार्सल जितने भी रिसीव होते हैं मुहर्रर को, मुहर्रर फर्दर उसको केमिकल को एनालिसिस करने के लिए उनको फर्दर एलेबोरेट करने के लिए कि कौन सा ड्रग जिसमें एप्लीकेबल है, क्या चीज़ है, वो उसको रोड सर्टिफिकेट बना के देता है। किसी को बना सकता है, कांस्टेबल को दे सकता है, आईओ को दे सकता है कि ये रोड सर्टिफिकेट के साथ ये चीज़ आप पीएफएससी से जाके एग्जामिन करवा लें। बेसिकली ये तमाम प्रोसीजर जो इख्तियार किया जाता है ना, ये एक कस्टडी, सेफ कस्टडी कहलाया जाता है। कि सेफ कस्टडी आपने किस तरह स्टेब्लिश की है अपने नारकोटिक्स केसेस में। ये सारी नारकोटिक्स केसेस की स्टेब्लिशमेंट होती है सेफ कस्टडी से रिलेटेड। फर्दर इसके बाद ये प्रोसीजर यहीं तक एंड हो जाता है। ये सारा एक प्रोसीजर होता है सेफ कस्टडी से रिलेटेड होता है कि आपने अपने जितने भी फर्दर केसेस होते हैं
केसेस को कंट्राडिक्ट करवाना होता है तो आप ऐसी सेफ कस्टडीज के रिलेटेड ही चीज़ों को आप कंट्राडिक्ट करवा सकते हैं। कंट्राडिक्ट मतलब कि कौन कौन सी चीज़ें आप इसमें मेंशन करेंगे, कौन कौन सी चीज़ें आपने मेंशन नहीं की है, कौन कौन सी चीज़ें आपकी रह गई थी सेफ कस्टडी से लिहाज। अच्छा, जब वो इसमें मुहर्रिर को जब आके वो अपना पार्सल वगैरह रिकवरी मेमो देता है तो आईओ की एक ड्यूटी होती है, वो जितनी भी रिकवरी मेमो होती हैं उनका जिक्र 161 के बयान में मेंशन कर देता है। 171 के बयान में सैंपल पार्सल पीएफएसए के उनको मेंशन करेगा, मुहर्रिर का बयान लिखेगा कि मैंने इतने पार्सल इसको दिए, ये चीज़ दी है, ये चीज़ वो दी है, वो चीज़। मुहर्रिर फिर फर्दर उसको इन्वेस्टिगेट करवा के उन पार्सल को एनालिसिस करवाने के लिए, केमिकल एग्जामिन करवाने के लिए पीएफएससी को जाए देगा। पीएफएससी के किस थ्रू जाएगा, वो रोड सर्टिफिकेट इशू करेगा। बेसिकली ये सारी केस प्रॉपर्टी होती है। आप मंशियात के केसेस में कोई भी एक चीज़ को डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न में डिस्क्राइब करेंगे तो फिर ही मतलब इनमें प्रॉपर एक चेन बनती है। चेन का जो प्रोसीजर सारा होता है वो हमारा प्लेस ऑफ अकरेंस से लेके ऑफिशियल पीएफएससी की रिपोर्ट तक ये होता है। ये जितना भी कंसेप्ट होता है ये सारा उसमें फॉल कर रहा होता है। एक विद इन द मिनट। अच्छा, ये चेन होता है हमारे पास, इसको हमने फॉलो करना था प्लेस ऑफ अकरेंस से लेके ऑफिशियल पीएफएससी की रिपोर्ट तक। ये एक सेफ कस्टडी कहलाया जाता है। अच्छा, नेक्स्ट हम इसको कंक्लूड जल्द से जल्द करते हैं, टाइम की शॉर्टेज की वजह से ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। ये आपको बेल के लिहाज से भी काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगी कि ट्रायल अगर करना हो, ट्रायल के लिहाज से किस किस तरह अपने सेफ कस्टडी और अपने रिप्रेजेंटेटिव सैंपल और रिप्रेजेंटेटिव सैंपल हो गए, सेफ कस्टडी के बाद इनके पास प्रोटोकॉल फॉलो, ये तीन चीज़ें होती हैं इन केसेस में। बेसिकली ये तीन चीज़ें ही फॉल करती है नारकोटिक्स केसेस में। ये आपको पिछले प्री लॉन्चिंग और आफ्टर लॉन्चिंग ऑफ एफआईआर को बताने का ये था कि आपको एक एक चीज़ क्रॉस में आपको आगे बेल में चीज़ों को बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। अच्छा, ग्राउंड ऑफ एक्विटल की बात करते हैं, उसके बाद इसको जल्द से जल्द कंक्लूड करते हैं टाइम की शॉर्टेज की वजह से। अच्छा, ग्राउंड ऑफ एक्विटल में एक सबसे मेन और सबसे इम्पोर्टेंट ग्राउंड ही हमारा ये होता है कि सेफ कस्टडी हमारे केस में है या नहीं है। प्रोसिक्यूट का एक ही काम होता है, प्रोसिक्यूशन जिस टाइम अपने केस नारकोटिक्स में स्टेब्लिश कर देता है सेफ कस्टडी को, तो मीनिंग बाय आप उस केस से आपको निकलना बहुत मुश्किल होगा, आप अपने मुल्जिम को निकलवा सकते। तो यहीं ब्रेक डाउन करते हैं, यहीं इनकी केस, यहीं हम इनको डेविएट करके ब्रोकन करते हैं हम अपनी सेफ कस्टडी का प्रोसीजर कैसे होता है, वो प्लेस ऑफ अकरेंस से लेके ऑफिशियल पीएफएसए रिपोर्ट तक ये तमाम इसके एस्टेब्लिशमेंट होते हैं। अच्छा, इसमें एक इम्पोर्टेंट केस लॉ है, वो मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ। इसमें केसला मैंने मेंशन किए हुए हैं। जाहिर शाह केस है 2019 SC 2004। ये है सकीना रिजवाना केस है 2001 SCMR 451। कैसर खान केस है 2002 CRC 492 DB हाई कोर्ट, ये हाई कोर्ट बेंच का केस था। PLG 2021 CRC 117। अच्छा, 2021 SEMR 492। इसमें बेसिकली ये जो लास्ट केस है ना, इसमें डुप्लीकेट्स उन्होंने रिपोर्ट तैयार की गई थी। डुप्लीकेट रिपोर्ट में इन्होंने सैंपल को टैंपर किया गया था। उस बेस पे आप अपने ग्राउंड को स्टेब्लिश करके उस चेन को ब्रेक करके आप अपने एक मुल्जिम को रिहा करवा सकते हैं। तो ये केस को मैं एलेबोरेट कर नहीं सकता क्योंकि टाइम की शॉर्टेज की वजह से। फर्दर हम जो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, ये बेसिकली चेन होती है कि आपने अपनी चेन प्लेस ऑफ अकरेंस से लेके ऑफिशियल पीएफएसए तक स्टेब्लिश करो की है या नहीं की है। ये तीन चार केसेस आपको इसमें हेल्पफुल हो जाएंगे। ये आपको बहुत हेल्पफुल करेंगे कि आपने इन केसेस के रेफरेंस से आपने देख लेना कि अगर आप इन केसेस को अंडरस्टैंड करेंगे ना
आप रिसर्च कर लीजिएगा, इनमें आपको जो सेफ कस्टडी के लिहाज से बहुत चीज़ें, बहुत पॉइंट आउट मिल जाएंगे। टाइम की शॉर्टेज की वजह से हम इसको कंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट होता है वो इंटीग्रिटी एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सैंपल, के आपने अपने सैंपल को किस तरह इंटीग्रिटी किया या किस तरह उनको आपने डिफरेंट पार्ट में आपने प्रेजेंट किया अपने केस में। इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट केस है बेसिकली सैंपल के लिहाज से, अमीर ज़ेब केस, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट केस। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में सेंटेंसेस पॉलिसी के बारे में डिस्क्राइब किया था। अमीर ज़ेब केस में ये था कि इसमें जितने भी आपके पास ब्लॉक में पार्सल, मैं आपको इसमें शॉर्टेज में बताया था, जितने भी ब्लॉक में आपको पार्सल्स में एट द प्लेस ऑफ अक्रंस में आपको मिलेंगे, आपने हर एक एक ब्लॉक का एग्जामिन करवाना ज़रूरी है। हर एक एक ब्लॉक का आप एग्जामिन करवाएंगे, उसी की बेस पे क्वांटिटी ऑफ सेंटेंस बेस होगी। ठीक है, और जितनी क्वांटिटी के आपके इसमें सेंटेंसेस, जितनी क्वांटिटी आपकी होगी इसमें मेंशन की जाएगी, उसी हिसाब से आपको इसमें आपको सज़ा दी जाएगी। हर एक एक ब्लॉक की सेंटेंसेस करवाना मेंशन इसमें कर दिया गया था। कंसिस्टेंसी ऑफ द सेंटेंसेस में इसमें मेंशन किया गया था। इस केस को स्टेब्लिश किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ द एवरी, जितने भी पार्सल हमने रिसीव किए होंगे, हर एक एक पार्सल का आपने सैंपल बनाना है। सैंपल बना के आपने पीएफएससी को सैंपल में आपने रिपोर्ट जमा करवाई। फर्स्ट ग्राउंड इसका आ जाता है सेफ कस्टडी से रिलेटेड है। सेकंड ग्राउंड इसका है इंटीग्रिटी एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सैंपल। उसमें म्यूजिक केस एक इम्पोर्टेंट केस है, पीएलडी 2012 SC 380, ये इसका मेन केस है। एंड नेक्स्ट वन के वेलोसिटी ऑफ द प्रोटोकॉल फॉलो। अच्छा, अब ये केसेस में अगर तो आपने कुछ प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किए, प्रोटोकॉल से मीनिंग बाय कि आपने सैंपल कलेक्ट कर लिए रोड मैप के जरिए, कांस्टेबल या कोई भी पुलिस ऑफिसर पीएफएससी के पास चला गया। पीएफएससी के पास जाने के बाद इन्होंने आगे फर्दर इसकी ये मतलब कि फिर उसके सैंपल को कलेक्ट करने के बाद जितने भी हम, किसी का क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, चले लास्ट पे क्वेश्चन को सबको सम अप कर लेंगे, देख लेंगे। इसमें ये होता है कि वेलोसिटी और प्रोटोकॉल फॉलो करना एक मैंडेटरी हो गया सीएनएसए केस में। ये इसलिए मैंडेटरी हो गया है कि स्टार्ट में इनिशियल जो स्टेप में थे 2010-9 की टाइम में, उसमें ये होता था कि जब आप रोड सर्टिफिकेट इशू होता था, आप सिर्फ और सिर्फ अपने पीएफएस से आपको सिर्फ एक सिंपल सा टेस्ट करके दे देता कि ये जनाब सब ये है, मतलब कि फलां ड्रग्स का इंट्रोडक्शन करवा देता कि ये फलां ड्रग्स है। ठीक है, ये चर्स है, ये हीरोइन है, ये भांग है, ये कोई भी प्रोडक्ट्स है, जो भी सेंटेंसेस ड्रग्स के रिलेटेड हो गए, वो सिर्फ मेंशन कर देता था कि ये सिंपल सा उसका टेस्ट होता था। वेलोसिटी ऑफ प्रोटोकॉल में एक केस ला बहुत, जिसकी वजह से ये फर्दर एलेबरेट इसको किया गया, इकरामुल्लाह वर्सेस द स्टेट 2015 SCMR 1002 इन बिल्ड फॉर्म। ये केस ला था जिसकी वजह से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जितने भी आप प्रोटोकॉल एक सिंपल टेस्ट करके आप मेंशन कर रहे हैं, उनकी बजाय आप हर केमिकल को भी एलेबोरेट करेंगे। हर एक, मतलब कि मीनिंग बाय टेस्ट, लेबोरेटरी में आप इस चीज़ का टेस्ट करेंगे। टेस्ट करने के बाद आप सिर्फ बता देते थे कि ये ड्रग्स है, बस आप इतना बताते होते थे पहले। उसके बाद 2015 एक बेसिक मोस्ट इम्पोर्टेंट जजमेंट है, इकरामुल्लाह केस वर्सेस द स्टेट 2015 SCMR 1002। इसमें मेंशन किया गया था कि जो भी आपने टेस्ट लेबोरेटरी में भेज के आपने टेस्ट करवाया है, टेस्ट के साथ आपने किन किन प्रोटोकॉल को फॉलो किया है, उस सब प्रोटोकॉल को आपने मेंशन करना है। मेंशन करने के बाद प्रोटोकॉल में जो रिजल्ट आपने फाउंड हुआ है, आपने उस चीज़ को मेंशन करना है पीएफएससी की रिपोर्ट में। ये तीन चीज़ें इन्होंने इस जजमेंट पे रिलाई करते हुए मेंशन की थी कि अब सिंपल आप ये नहीं बता सकते कि ड्रग्स है और ये चीज़ है, ये आगे अब एप्लीकेबल नहीं है। ड्रग्स के साथ साथ आपने चीज़ों को
बताना है कि ये किस केमिकल के जरिए आपसे एक्सट्रैक्ट हुआ है, ठीक है। कितने आपने प्रोसीजर इसमें इख्तियार किए, कितने केमिकल के आपने मिला के आपने 3 टेस्ट लिए, 4 टेस्ट लिए, अप्लाई करके आपने ये एक्सट्रैक्ट किया है। लैब टेस्ट करेगा। लैब टेस्ट के बाद वो प्रोटोकॉल को प्रॉपर मेंशन करेगा, किस प्रोसीजर किस प्रोटोकॉल से उसने इसको चीज की थी। लास्ट वन के जिस प्रोटोकॉल का रिजल्ट होगा वो हर प्रोटोकॉल का रिजल्ट को मेंशन करेगा। ये इसकी लैंडमार्क जजमेंट थी जिसकी बेसिस पे ये एक्सट्रैक्ट हुआ था। अब एक और केसेस है जो इसी पे रिलाई कर रहा है, इमाम बख्श केस वर्सेस द स्टेट 2018 SCMR। इसमें क्या था, इसमें इसमें बेसिकली वही कंसेप्ट ऊपर वाला लिया गया था। उस बेस पे इन्होंने एक स्ट्रिक्टली वार्निंग मेंशन कर दी थी कि आपके सैंपल में रूल 6 को इंट्रोड्यूस करवा के उन्होंने इसको मैंडेट पार्ट रख दिया था। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये चैलेंज हुई थी, एएनएफ ने चैलेंज की थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। तो एएनएफ स्टैंड फॉर इमाम बख्श केस इसको चैलेंज किया था। और सुप्रीम कोर्ट ने इस पे ये फैसला दिया था कि रूल 6 को मैंडेटरी पार्ट बना दिया कि फुल प्रोटोकॉल को एप्लीकेबल होगा, फुल जित प्रोटोकॉल को आप अप्लाई करके जब तक एक केस में प्रॉपर प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं किया जाएगा तब तक उसका जो रिजल्ट होगा उसको फाइनलाइज तस्वर नहीं किया जा सकता है। कुछ और मेन इम्पोर्टेंट जजमेंट हैं उसका हम जिक्र कर लेते हैं। उसमें यह है कि लेटेस्ट जजमेंट की बात की हुई, उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट है, उसकी बात कर लेते हैं, अभी रिसेंटली है। उसमें यह था कि प्रोटोकॉल को प्रॉपर फॉलो अप नहीं किया गया था कि इसका कि वो एक मुस्लिम को एक्विटल कर दिया गया था 265 के थ्रू। वही प्रोसीजर जो हम CRPC में इख्तियार करते, उन्हीं प्रोसीजर के थ्रू हमने इसको एक्सट्रैक्ट करवा दिया था कि वो बरी हो गया था वो। नेक्स्ट है इसकी खैरुल बशर केस है। ये भी जजमेंट आप देख लीजिएगा। साइटेशन में बता देता हूँ 2019 SCMR 930। मिनहाज वर्सेस स्टेट केस है 2000। ये आई थिंक सो ये साइटेशन मिस्टेक गलत दल गई, इसकी साइटेशन ये नहीं है। मिनहाज केस की साइटेशन 2019 है, SCMR 326। ये हमारे पास है। और जाहिर सरफराज केस है, उसमें 2024 SCMR 922। ये इसकी मेन चीज़ है। अच्छा, ये 3 ग्राउंड्स हमारे पास मेन होते हैं आपने जिसमें आपने अपनी बेल को ग्रांट किया जा सकता है। आपने सेफ कस्टडी को देख लीजिएगा। सेफ कस्टडी के बाद आपने आपने देख लेना कि इन्होंने कि प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया या नहीं किया, उन्होंने सैंपल को प्रॉपर रिप्रेजेंट किया गया है या नहीं किया गया, इन चीज़ों को आपने अपने माइंड में रख लेना। अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, इन केसेस में जो भी अपील होती है वो अपील का क्राइटेरिया ऐसे होता है कि आप सेक्शन 48 के थ्रू अपील करते हैं हाई कोर्ट में। इसमें इसका अपने सेक्शन के थ्रू में आप अपील करते हैं। ये सारा इसका माइनर माइनर सा प्रोसीजर है जो आपने अपने केसेस में इजीली आपने किसी को बरी करवाना हो। इक्विटल के ये 3 ग्राउंड्स ही आपके पास बेल में भी एप्लीकेबल हो गए। और बेल के बाद हमारे ट्रायल है, ट्रायल में भी आपने यही ग्राउंड्स को एप्लीकेबल करना होता है। जिस टाइम आप अपनी किसी भी केस में चेन ऑफ कस्टडी को ब्रेक करवा लेते हैं तो आप अपने मुल्जिम को इजीली बरी करवा सकते हैं। जब तक आपका चेन ऑफ कस्टडी स्टेब्लिश रहेगा तो आपके लिए अपने एक्यूज को बाहर निकलवाना बहुत मुश्किल हो जाए। अच्छा, एक और चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट मैं मेंशन करता जाऊँ, हर जजिस ने अपना एक ना स्टैंडर्ड कैटेगराइज किया गया है कि इतने परसेंट से इतने परसेंट मजिस्ट्रेट बेल अलाउ कर सकता है, इतने परसेंटेज से इतनी परसेंटेज एडिशनल सेशन जज कर सकता है और सेशन जज कर सकता है, और इतनी बेल आप हाई कोर्ट अप्लाई कर सकते हो। इससे ज़्यादा क्वांटिटी हुए तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में हम अप्लाई करेंगे। और जो बेल हम अपनी अपील की तरफ जाते हैं वो कैटेगराइज करती है सेक्शन हमारा 48 CNSA के बेल के तरफ से रिलेटेड करता है। अगर कोई 100 ग्राम से बिलो या 100 ग्राम तक होती है और उसकी 2 ईयर पनिशमेंट होती है, ट्रायल कोर्ट जो स्पेशल कोर्ट होती है वो मजिस्ट्रेट कोर्ट के पास जाता है। अगर B और C होता है उसकी जो एपलेट कोर्ट होती है वो
हाई कोर्ट हो जाएगी, और वो सेशन कोर्ट के पास ट्रायल चलेगा। बी और सी का ट्रायल जो होता है वो कोर्ट ऑफ सेशन के पास चलेगा, और इसकी जो एपलेट कोर्ट होगी वो हमारी हाई कोर्ट हो जाएगी हमारे। ये इसका सारा प्रोसीजर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। असल में मैंने ये साइटेशन जल्दी जल्दी में अपनी बनाई है, उसकी वजह से बहुत सारे पॉइंट इसमें मिस आउट हो गए, तो प्रॉपर इस चीज़ को प्रोसेस नहीं कर सके। कोई बात नहीं सर, आप बताएं। अब मैं क्या बताऊँ और। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें मैं और आपको बताता चला, जो आपके मतलब के बेल के लिहाज से भी आपके आर्गुमेंट्स रेडी हो जाएंगे। दो से तीन जजमेंट, एक लेटेस्ट जजमेंट की जिक्र हम कर लेते हैं। तो 2024 SCMR 934, जस्टिस फाइज काजी फाइजी साहब की जजमेंट है। आप इसके रिलेटेड अपनी बेल पूरी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इसमें कुछ एक चीज़ न्यू इंट्रोड्यूस करवा दी गई है कि आप अपने जो जाए वकूफ़ प्लेस ऑफ अकरेंस पे पुलिस वाले बेसिकली बहुत सारी फैब्रिकेटेड मंशियात आप पे डाल देते होते हैं पुलिस वाले के। ये इस चीज़ को इन्होंने रिड्यूस करने की खातिर एक जजमेंट न्यू इंट्रोड्यूस करवाई थी। एक न्यू जजमेंट आई कि उसमें आपने वीडियो या फोटोग्राफी को मैंडेटरी पार्ट रख दिया गया था, कि आप जितनी भी मौके पे जाए वो कुआ पे जितने भी प्रोडक्ट्स आप देखेंगे, सब्सटेंस आपके पास रख लो कि उनके आपने अपने पिक्चर या वीडियो को ली है या नहीं ली है। ये बेसिकली क्वेश्चन आप क्रॉस एग्जामिनेशंस में पूछते होते हैं। क्रॉस एग्जामिनेशन में ये चीज़ें आप उनसे पूछ सकते हैं। क्रॉस एग्जामिनेशन इसका बड़ा डिफरेंट होता है। उसमें आप मैं क्रॉस एग्जामिनेशन की अगर बात करूँ, उसमें आप तमाम वही अपने प्रोसीजर प्लेस ऑफ अक्रेंस से लेके आप अपने अपनी ऑफिशियल पीएफएससी की रिपोर्ट तक आप अपने जितने भी प्रोसीजर होते हैं उसके रिलेटेड आप अपने क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। इस्तिगासा की बात कर सकते हैं आप उसमें, फर्द मकबूजगी की बात कर सकते हैं, रिपोर्ट ऑफ रोजनामचे के बारे में मेंशन करवा सकते हैं कि आप उसके बारे में क्वेश्चन करेंगे। रजिस्टर के बाद आप पीएफएससी की रिपोर्ट पे रिलाई कर सकते हैं, उनकी क्वेश्चनिंग आप कर सकते हैं। सैंपल के रिलेटेड आप क्वेश्चन करेंगे, जितने भी आप बरामद की हुई उसके लिए ऐसे मुहर्रर से आप क्वेश्चन लाजमी करेंगे। इसके साथ साथ मुहर्रर को आप रोजनामचे की दरख्वास्त देकर रोजनामचा के मेंशन करके आप एट द प्लेस ऑफ जो भी रेटिंग पार्टी उस टाइम तश्कील दी गई थी उसकी आप अपनी प्रेजेंस को रोजनामचा में देख सकते हैं। देखने के बाद अपनी तमाम चीज़ों को मेंशन आउट करवा सकते थे अपने क्रॉस एग्जामिनेशन से। वहाँ से प्रेजेंस इनकी पुलिस ऑफिशियल वालों की पता चल जाएगी कहाँ कहाँ इनकी क्या थी, क्या आया कि इन्होंने जेन्युइननेस को क्रिएट किया है या नहीं किया। कि सेफ कस्टडी के बाद इन्होंने अपनी प्रेजेंस को भी स्टेबल करना बहुत ज़रूरी होता है। कि सम टाइम बहुत फॉल इम्प्लीकेशन केसेस की कर देते थे, जिसको फंसाना होता है ना, उनको मंशियात प्लांट करके फंसा सकते थे, लेकिन अब थोड़ा सा कैटेगरीज डिफरेंट हो गई हैं। इसके साथ साथ एक बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसमें, ये है कि आप क्रॉस एग्जामिनेशन में मेजोरिटी ये जो चीज़ें हैं ये आप मेंशन करवाने के बाद अपने क्रॉस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आउट आप पुट कर सकते हैं इस्तिगासा के लिहाज से। इसमें ये कि आप एक क्वेश्चन लाजमी पुट कीजिएगा उसमें, क्या क्या नक्शा, इस्तिगासा, फर्द मकबूज की 161 के बयान, ये सब जो चीज़ें ड्राफ्ट की गई होती है ये क्या एक ही हैंड राइटिंग से ड्राफ्ट की होती है या नहीं होती। अगर आपके पास इनिशियल स्टेट में या फाइल, आपने देखा होगा कोर्ट में जब आपके पास 173 का चालान आता है, उसमें ये होता है कि तमाम जो जैसे फरदात होती है ना, वो ऐसा लग रहा होता है जैसे एक ही राइटिंग के पैटर्न में होती है। बेसिकली ये एक राइटिंग के पैटर्न में नहीं होती है। ये एक बहुत बड़ा इसमें कंट्राडिक्शन होता है कि एक बेसिकली जो इसका लूप होल है ना उसमें यही चल रहा होता है कि नॉर्कोटिक्स केसेस में ना वो एक एक चीज को वो खुद देख रहे होते हैं। एक ही जगह पे बैठ के थाने में बैठ के तमाम चीजों की बना रहे होते हैं फरदात को।
जो कि हमें रूल हमें रोकता है कि रूल का ये इख्तियार नहीं है, कि रूल हमें बताता है कि इसका कैसे इख्तियार है। और जो रूल हमें ये चीज़ें बताता है कि किस किस तरह इसके प्रोसीजर को हम इख्तियार करेंगे। अच्छा, इसमें जो राइटिंग की है, सेम हैंड राइटिंग के क्वेश्चन आप क्रॉस में अपने पुट करने के बाद एक लैंडमार्क जजमेंट है, PLD 2024 CRC 471। एक जजमेंट है रिलेटेड टू ये सेम राइटिंग पैटर्न फॉलो किया है या नहीं है। बेसिकली फॉलो नहीं करना चाहिए होता है। इसमें होता है कि मौके पे कोई और लिख रहा होता है, नक्शा आईओ बना रहा होता है, मुहर्रिर इसके PFAC की रिपोर्ट के सैंपल को मेंशन करवाना था। चलिए इसको कंक्लूड, ये हमारा हो चुका है। किसी का क्वेश्चन है तो वो देखते हैं। अच्छा, ये एक PFAC के सर्टिफिकेट रोड मैप के बारे में ये कि कब प्रोवाइड किया जाता है। ये PFAC के रूल में लिखा हुआ है, 72 घंटों के अंदर अंदर आपने इसको प्रेजेंट करना होता है। क्योंकि टाइम की शॉर्टेज की वजह से मैं प्रॉपर चीज़ों को सही से एलेबोरेट भी नहीं कर पा रहा हूँ, तो इसीलिए। अच्छा, इसमें सर्टिफिकेट में ये होता है कि आपने रोड सर्टिफिकेट इशू कर लिया, उसके बाद 72 घंटों में आपने जितने भी रिकवरीज आपके पास आई है, आपने उनको 72 घंटे में PFA से एनालिसिस करवाना ज़रूरी होता है। अच्छा, ये रोड सर्टिफिकेट के लिहाज से एक और जजमेंट है, देख लें आप। PLD 2024 SE 273। इसमें ना बंदे को एक्विटल किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ रोड सर्टिफिकेट, के इसमें रोड सर्टिफिकेट ही नहीं मेंशन किया गया था। बड़ी अच्छी है, बड़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट है। अच्छा, इसमें एक और भी जजमेंट है कि आप एस टू लेटेस्ट जजमेंट की बात कर लेते हैं। 2024 SCMR 1408। इसमें था कि इस जजमेंट में एक मैंडेटरी किया हुआ था कि 72 घंटों के अंदर अंदर सैंपल जमा करवाना जरूरी है। फर्दर किसी के क्वेश्चन है तो देख लें आप। ये एक क्वेश्चन इसमें था कि नारकोटिक्स ड्रग्स, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस और कंट्रोल ऑफ सब्सटेंस में क्या फ़र्क आता है, क्या डिफरेंशिएट है। इसमें ये है कि जो एक नारकोटिक्स ड्रग्स होती है, ये तो इसमें कोकेन, अफीम वगैरह, ये जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं ये इसमें फॉल करते हैं कि ये नारकोटिक्स ड्रग्स में होती है। कि ड्रग्स कौन कौन सी ड्रग्स है अब तक हमारे पास? भंग, चर्स, कोकेन, हेरोइन, और बेसिकली ये सारी जो भी हमारे पास चीज़ें होती है, हमें नारकोटिक ड्रग्स है। और इसके एज पैरेलल अगर हम चीज़ों को देखें, इसके साथ जो हमारे पास साइकोट्रोपिक सब्सटेंस है, जितने भी मेडिसिन के लिहाज से जो भी प्रोडक्ट्स होती है उस वो हमारी साइकोट्रोपिक्स में फॉल करते हैं। आइस जो होती है वो भी इन्हीं साइकोट्रोपिक सब्सटेंस में फॉल कर रही होती है। मेडिसिन की तौर पे ना, मेडिसिन प्रोडक्ट है ये। मेडिसिन मतलब कि मेडिसिन LSD हो गया, ये सारी मेडिसिन प्रोडक्ट्स में आई थी। और कंट्रोल ऑफ सब्सटेंस में जो फ़र्क है उसमें यह है कि कंट्रोल ऑफ सब्सटेंस में कि आपने
ऐसा सब्सटेंस से कोई एक नई चीज़ मैन्युफैक्चर की गई हो तो मैन्युफैक्चर के पर्पज से आपने प्लांट्स बनाए हुए हैं। मैं सेक्शन 4 स्टार्ट में यही बताता है कि आपने कोई काश्तकारी या कोई प्रोविजन उसको कल्टीवेट कर देता है कि इस चीज़ को आप मना किया गया है। हमाद ये देख लें आप इसको फर्दर किसके क्वेश्चन हैं तो कर लें आप। जी ठीक है सर। लास्ट कॉल, इफ एनीवन हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। साइटेशन यार मैंने जल्दी जल्दी तैयार की, इसमें बहुत सारी चीज़ें क्रॉस के लिहाज से भी और फर्दर डेट उनके लिहाज से भी तैयार करनी थी, लेकिन ये पर केस ला के भी काफ़ी सारे केस ला और भी है, लेकिन ये जो बेसिक केस ला जहाँ से हमने एक्सट्रैक्ट किया है ये चीज़ें मेंशन करना इनफ होता है। कोई भी आपने बेसिकली सेफ कस्टडी को आपने तोड़ना होता है, चेन को ब्रेक करना होता है, आपको एक्विटल मिल जाता है इस केस में। फर्दर डेट अगर आप उसकी प्रॉपर प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं किया जाए तो उस पर आपको बरी मिल जाती है। उसके बाद फर्दर सैंपल सैंपल आपने किस किस तरह एक्सट्रैक्ट किए हुए हैं उसकी बेस पे आपको क्विट है। ये सारे आपके बेल के लिहाज से भी और ट्रायल के लिहाज से भी पुट अप हो जाएगा। ट्रायल के लिहाज से आप देख लीजिएगा प्लेस ऑफ अकरेंस से लेके ऑफिशियल पीएफएससी की रिपोर्ट, फर्दर डैट कि किस किस तरह कौन कौन से प्रोसीजर में किस किस अंदराज में मुहर्रिर ने किस किस जगह पे अंदराज करके चीज़ों को एक्सट्रैक्ट किया। इसमें बहुत ज़्यादा कंट्राडिक्शन आता है, बहुत ज़्यादा। अभी अभी रिसेंटली एक न्यू डिपार्टमेंट इन्होंने इंट्रोड्यूस करवा दिया है, सीएनएफ है, पंजाब काउंटर नारकोटिक फोर्स। वो अब हर पंजाब में वही पहले एएनएफ था, एएनएफ के बजाय इन्होंने सीएनएफ काउंटर नारकोटिक फोर्स इन्होंने स्टेब्लिश कर। उनकी भी एफआईआर अभी मिनिमम उनकी मैक्सिमम कह नहीं सकते, मिनिमम 10 से 15 एफआईआर उन्होंने अभी लॉन्च की है। उनमें ये है कि बहुत अच्छी उनकी वर्किंग चल रही है कोर्ट में, अभी वो प्रॉपर ही अभी ट्रायल उनका चीज़ें अभी ट्रेनिंग हो रही है सीएनएफ में। इसमें था कि अभी रिसेंटली एक केस में इन्होंने एक बहुत बड़ा ग्रुप को बहावल नगर सॉरी इमिया खान में पकड़ा था। अब उसका प्रॉपर कोर्ट में उसको रिलीफ नहीं मिल रहा था, वो रिमांड लेना चाह रहे थे 90 दिन का, और वो मजिस्ट्रेट उसको 14 दिन का रिमांड में दे रहा था। इनका रिमांड भी 90 दिन का रिमांड होता है, एएनएफ का रिमांड भी इसी तरह अच्छे खासे लॉन्ग टाइम का रिमांड इनको मिलता है। इसी तरह सीएनएफ को मिलता है। सीएनएफ के अभी प्रॉपर कोर्ट्स वही रनिंग अप हो रही है जो हमारी अभी कोर्ट ट्रायल कोर्ट में प्रोसीजर स्पेशल कोर्ट्स इनकी कोई नहीं है। अभी है वही पावर डेलिब्रेट जुरिस्डिक्शन में इन्होंने कर दी है कि ये फलां फलां जुरिस्डिक्शन वाला अभी वही फॉल कर रहा है। सीएनएफ अभी अपनी अपनी इन्हीं ट्रायल कोर्ट में चीज़ों को ट्रायल करवा रही है अपनी। जी ठीक कोई है। क्वेश्चन? thank you so much Mubashir sir for your time, and you have जी shared a deep insight on this topic. We are grateful for your time. थैंक यू, वेलकम। इट्स प्लेजर फॉर, बहुत अच्छा आपने प्लेटफॉर्म क्रिएट किया हुआ है। Again, thank you. Let's summarize this session and end this session. Thank you so much everyone for joining this session. Allah Hafiz.